नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को ऑल इंडिया ने कवर किया था और एक इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वार्ड 1 बंदरगाह की आधारशिला रखी है। इस परियोजना की लागत करीब 76,000 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करना है जो बड़े कंटेनर जहाजों की आवश्यकताओं को पूरा करने और गहरे पोर्ट यानी डीप पोर्ट की पेशकश करके अल्ट्रा बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करके देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। पालघर जिले के दहानू टाउन के पास स्थित वार्ड 1 बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करके जिससे पारगमन समय और लागत भी कम होगी और इस बंदरगाह का पहला चरण वर्ष 2029 तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। इसके निर्माण लागत में 76% केंद्र और 24% राज्य सरकारें खर्च वहन करेंगी। 76% केंद्र सरकार वहन करेगा इसका कॉस्ट और 24% राज्य सरकार। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। ज्योग्राफी सेक्शन से न्यूज है। न्यूज ये है कि भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात के कच्छ तट और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में साइक्लोन असना बन रहा है। इसका नाम है असना और इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने। अगस्त में एक दुर्लभ भू उत्पत्ति यानी रेयर लैंड ओरिजिनेटिंग वाला चक्रवाती तूफान है ये और अरब सागर की ओर जाने वाला यह चक्रवाती तूफान अगले 48 घंटे में वेस्टर्न कोस्ट से और दूर जाने की इसकी उम्मीद है। वर्ष 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में यह पहला साइक्लोन तूफान होगा। असना नाम जिसका अर्थ है स्वीकार या प्रशंसा किए जाने वाला, ये पाकिस्तान द्वारा दिया गया है इसका नाम। वर्ष 1891 से वर्ष 2023 के बीच अगस्त में अरब सागर में केवल 3 चक्रवाती तूफान बने हैं। उनमें पहला बना था 1944 में, दूसरा वर्ष 1964 में, तीसरा वर्ष 1976 में। अब बात करते हैं कि चक्रवात देखिए कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस यानी वायुमंडलीय डिस्टर्बेंस के कारण बनते हैं जो तेज और अक्सर विनाशकारी एयर सर्कुलेशन से अलग होते हैं। चक्रवात आमतौर पर विनाशकारी तूफान और खराब मौसम के साथ आते हैं। नॉर्थ पोल में हवा का जो संचार होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, वहीं साउथ पोल में ये क्लॉकवाइज दिशा में होता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अनुभवी ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह टीबी सोमनाथन ने राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति यानी उनके रिटायरमेंट के बाद कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आप लोग यहाँ ध्यान पूर्वक फिर से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्यूचर में, तो कैबिनेट सचिव होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय को आवंटित कार्यों में कैबिनेट और कैबिनेट समितियों को सचिवी सहायता करना कार्य नियम शामिल है। यह सचिवालय कैबिनेट और उसकी समितियों को सचिवी सहायता प्रदान करता है यानी सेक्रेटरिएट हेल्प प्रोवाइड करता है और इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करके मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बीच मतभेदों को भी दूर करके सचिवों की अस्थायी और एडहॉक समितियों के माध्यम से आम सहमति विकसित करके सरकार में डिसीजन लेने में भी ये सहायता करता है। इस सिस्टम के माध्यम से नई नीतिगत पहलों को भी बढ़ावा दिया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये पेज नंबर 5 पर गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत धनराशि जारी करने की मांग करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु को पीएम श्री योजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य ऐसे आदर्श स्कूल विकसित करना है जो पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। सितंबर 2022 में पीएम श्री योजना, पीएम श्री की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया होता है। ये योजना में 14,005 से अधिक चयनित स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। मुद्दा यह है कि तमिलनाडु ने इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए मना कर दिया है और तमिलनाडु के इस रुख के
बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिख करके अपनी नाखुशी भी जताई है और कहा कि उन्हें राजनीतिक मतभेदों को भूलकर बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का यह रवैया उस समय है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। यह तमिल भाषा में पढ़ाई कराने वाले स्कूलों को मदद देने वाली पहल है। इसके साथ ही तमिल भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई मौकों पर तमिल भाषा को देश की सबसे प्राचीन भाषा बता चुके हैं। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार तमिलनाडु ने पीएम श्री योजना में शामिल होने से उस समय मना किया है जब वह इसे अपनाने को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले यानी 15 मार्च 2024 को अपनी सहमति दे चुका है। हालांकि जैसे ही शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो तमिलनाडु ने पलटी मारते हुए समझौते के उस बिंदु को करार से हटा दिया जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना अनिवार्य होता है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि पीएम श्री योजना में देश के 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है और इसका लाभ देश के 18 लाख छात्रों को मिलने की उम्मीद है, जिसके तहत अभी तक 6,448 स्कूलों का चयन किया गया है। ये डेटा आपके मेंस का उत्तर लिखने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज पर आप लोग नजर बना के रखिएगा। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत जीएस पेपर 3 में शामिल होगी। न्यूज यह है कि कोर सेक्टर ग्रीव 6.1% इन जुलाई। जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत के जो 8 कोर सेक्टर उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 6.1% रह गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 8.5% थी। आप जानते हैं कोर इंडस्ट्री सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। कोर सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है उसकी बात कर लेते हैं। कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं। ये कोर होते हैं आधारभूत उद्योग इनको कहा जाता है। इसी से सारी इंडस्ट्री डेवलप होती हैं। 4 क्षेत्रों जिनमें रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और सीमेंट की वृद्धि दर में जून की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। 8 कोर यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का भारांश 40.27% है। ये उल्लेखनीय फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रीलिम्स 2015-16 में भी यूपीएससी प्रीटी में क्वेश्चन पूछा था क्या उनका भारांश है। आगे की ओर बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, पेज नंबर 8 पे कवर किया था इसको। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी ये न्यूज। न्यूज ये है कि यूसीसी विल बी अ मेजर टू इंश्योर जस्टिस फॉर वुमेन, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ ने कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों से संबंधित प्रत्येक धर्म के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानून बनाना है। यह संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है जो अनिवार्य करता है कि स्टेट यानी राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और ऐसा प्रावधान राज्य के डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। आप पार्ट को भी अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा क्योंकि यूपीएससी 2023 पीटी परीक्षा में पार्ट से जुड़ा हुआ पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हालांकि लागू करने योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जो फेमस डिसीजन आया था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वर्ष 1980 के फैसला सुनाया है कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचे का भाग था। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि भारतीय सेना ने थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और AWWA यानी आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन यानी सेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता द्विवेदी की उपस्थिति में प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण का शुभारंभ किया है। रक्षा पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को समर्पित समर्थन और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई ये परियोजना प्रोजेक्ट नमन स्पर्श। अब स्पर्श की बात करें तो ये है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा यानी पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली डिजिटल पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन के आसपास केंद्रित है जो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है और देश भर में परिजनों के लिए सुलभ सुविधा केंद्रों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को एड्रेस भी करती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और मलेशिया के बीच बहुत करीबी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भारत और मलेशिया ने
पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और पर्यटन कला और संस्कृति मंत्रालय मलेशिया सरकार के बीच एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के अलावा पर्यटन उत्पादों और सेवाओं का प्रचार और मार्केटिंग, विनिमय कार्यक्रमों सहित पर्यटन अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में विस्तार, पर्यटन के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उत्पादों और सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना, चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करना और उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करना। व्यापार पर्यटन जिसमें शामिल है मीटिंग यानी बैठकें, माइस का यहाँ पे फुल फॉर्म है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस यानी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियां शामिल हैं। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।